अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वकास खलील। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है एसी जनरेटर का टॉपिक है। एसी जनरेटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीवियस पेपर्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एसी जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करती है? नाम से जाहिर है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर यानी कि आपको आउटपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। ये आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है पेपर में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली चीज़ें समझ आई हुई हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये चीज़ें आप समझ आएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। बड़ी सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए आपको एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। और आपको एक आर्मेचर चाहिए। आर्मेचर वो चीज़ है जिसके ऊपर आपने इस कॉइल को वाउंड करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, आर्मेचर वो होल है जिसके ऊपर ये जो कॉइल है आपने इसको वाउंड किया हुआ है या चढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसकी अगर डेली लाइफ से आप मिसाल देखते हैं, जो नलकी होती है जिसके ऊपर धागा लपेटा होता है, उस जिस चीज़ के ऊपर आप धागा लपेटते हैं ना, चाहे वो प्लास्टिक का है चाहे वो गत्ते का है, जिसके ऊपर आपने धागा लपेटा होता है, वो जो है वो आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, और दो इसमें आप स्लिप रिंग्स यूज करेंगे और दो कार्बन ब्रशेस यूज करेंगे। अब आते हैं इस फिगर के ऊपर। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये कॉइल है ABCD, ठीक है, जिसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और इस कॉइल का जो B एंड है वो अटैच है इस स्लिप रिंग के साथ, और इस कॉइल का जो C एंड है वो अटैच है इस स्लिप रिंग के साथ। ठीक है, और ये जो स्लिप रिंग्स हैं इनकी खासियत ये है, जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी ना, जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी भी तरह से जब कॉइल को रोटेट करवाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये इस कॉइल के साथ चूंकि जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रशेस हैं, एक ये कार्बन ब्रश अटैच है इस ऊपर वाली रिंग के साथ और ये वाला नीचे वाली रिंग के साथ अटैच है। ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। कार्बन ब्रशेस जो हैं ये फिक्स्ड हैं और स्लिप रिंग्स जो हैं ये कॉइल्स के साथ अटैच हैं। ये जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी ये साथ साथ मूव करेंगे। और एंड पे हमने नीचे एक बल्ब अटैच किया हुआ है जिससे हमें आउटपुट पे जो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, उसका हमें आइडिया हो जाएगा जब ये बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्किंग में आप जब इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस कॉइल को मूव करवाएंगे, कंडक्टिंग कॉइल है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की ये कॉइल है। ठीक है, और ये जो सेंटर पे ये जो लाइन आप डॉटेड फॉर्म में देख सकते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के गिर्द ये कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये जो कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका जो डिस्टेंस है ये वाला जो है इस सेंटर से लेके यहाँ तक R है और इस सेंटर से लेके ये वाला R है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 2R हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लगाई आपने और आपने कॉइल को इस तरह से रोटेट करवाया। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, हमने सिंपल जो है इस कॉइल के अंदर जो करंट्स पैदा होनी है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चूंकि ये कंडक्टर है और आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसी कंडक्टर के साथ, तो उस कंडक्टर के अंदर या उस कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF पैदा होता है और उस इंड्यूस EMF की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। ठीक हो गया। जब आप इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करेंगे, इसके आप देख सकते हैं 4 एंड हैं। एक एंड इसका DC है, एक एंड इसका AB है और एक CB है और एक एंड DA है। ये 4 एंड्स हैं। इसके अंदर जस्ट हमने देखना करंट्स जो है इन एंड्स पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, कहाँ पर करंट पैदा होगी, कहाँ पर नहीं होगी और उसकी डायरेक्शन क्या है। बस ये सिंपल चीज़ अगर आपने सीख ली तो AC जनरेटर आपका हो गया। समझें, आपने इसको मूव करवा दिया। ठीक है, ये जैसे मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई हुई है, ये आपके पास समझें ये कॉइल है, ये बिल्कुल वही कॉइल है। ठीक है, नाम भी मैंने वही दिए हैं। जब आप इसको मूव करवाएंगे इनिशियली तो ये इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, इस तरह से मूव करना है इसने, फिर उसके बाद ऐसे मूव करेगी,
फिर उसके बाद वापस, और ये ऐसे, ठीक है, इसी तरह से मूव करना है ना इसने। अच्छा, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, जब हमने इनिशियली इसको मूव करवाया ऐसे मूव की, तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस तरफ से ऊपर की तरफ है, ठीक है, जैसे ये मैंने शो किया हुआ है, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ इस तरह से सीधी है। क्लियर हो गया। अब हमने बस ये देखना है इस डीसी एंड पे जो फोर्स है वो क्या लग रही है, वो हमने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा हुआ है। ये आपके पास ये सिचुएशन बनी हुई है, इनिशियली वेलोसिटी इस तरफ है और फील्ड इस तरफ है। तो राइट हैंड पाम रूल में आपने ये चीज़ सीखी थी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे और ये जो फिंगर्स हैं आपकी, इन फिंगर्स को आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये यहाँ पर रख दी, और ये जो आपका पाम है परपेंडिकुलर टू द पाम, ये आपको बताएगा कि फोर्स किस तरफ लगेगी, उस कॉइल के अंदर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, ये आपको क्या बताएगा, परपेंडिकुलर टू द पाम। ये आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को किया, और परपेंडिकुलर टू द पाम जो है वो आपको फोर्स बता रहा है। यहाँ पर आपको फोर्स क्या बता रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगनी है। तो इसका मतलब ये है, ये जो डीसी एंड है, इस एंड के ऊपर जो फोर्स लगने वाली है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो कहाँ पे लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया। और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी, यहाँ पर बेशक मेंशन भी कर दें, वेलोसिटी इस तरफ से है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो थी वो बाहर की तरफ थी। अब देखें, सिंपल सी चीज़ है, इसी चीज़ को कंक्लूड करके दूसरे पे अप्लाई करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यहाँ पर जो फोर्स थी ऊपर लगी, ठीक है, ऊपर लगी, और यहाँ से हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी, वेलोसिटी इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, फोर्स ऊपर की तरफ लगी, इस एंड पे हमारे पास फोर्स क्या आ गई, ऊपर की तरफ आ गई। अब दूसरे एंड पे देखें, जब ये इस तरह से रोटेट कर रही है, इसका आगे वाला जो एंड है वो तो आगे मूव कर रहा है, लेकिन ये जो पीछे वाला है उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, इसका जो दूसरा एंड है बिल्कुल इसके पैरेलल जो एंड है, ए बी की अगर बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी आगे की तरफ है और वहाँ पे पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही तो वहाँ पे फोर्स भी जो है वो ऑपोजिट होगी। यहाँ पर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर। अच्छा, अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई, इस कॉइल का जो ये वाला सिरा है डीसी, यहां पर इस कॉइल के अंदर जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो जब वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो वो सारे चार्जेस जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस डीसी एंड पे जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब ये है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ओके, और जो दूसरा एंड है ए बी जो एंड है इस कॉइल का, वहां पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, उसकी वजह से वो सब डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। बस ये कहानी अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह आगे सारा बस यही कॉन्सेप्ट है इसका मेन। अच्छा, यहाँ पे अगर इस करंट की डायरेक्शन को मैं एक लूप कंप्लीट करूँ, यहाँ से अगर डाउनवर्ड आ रही है तो यहाँ से करंट जो है वो यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ से होती हुई ये, और यहाँ से बल्ब के अंदर जो है, जब बल्ब तक ये पहुँचेगा तो यहाँ से जो बल्ब है, आपने जो बल्ब लगाया ये ग्लो कर जाएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको आउटपुट पे कोई इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग सिग्नल मिल गया। अब दूसरी फिगर पे आते हैं। ये जो दूसरी फिगर है, दूसरी फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये अगर आपके पास ऐसे था, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, ये 180 डिग्री रोटेट हुआ। अब दूसरी जो फिगर है इस पे हमने 180 डिग्री रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है, या 180 डिग्री जो है वो फेज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ऐसे था 90 और ये 90 प्लस 90 180। तो यहाँ पर जो फिगर बन रही है ये मैंने आपके सामने बनाई हुई है। अब अगर आप ये देखें कि ये जो क्वाइल्स के जो एंड्स थे वो तो चेंज हो गए हैं, फोर्सेस वैसे ही लगेंगी, फोर्सेस वही लगेंगी। अब इस एंड पे हमने जो निकाली थी फोर्स वो क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और इस एंड पे जो फोर्स निकाली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। अब अमेजिंगली आप देखें, जो डीसी एंड था कॉइल का, शुरू में इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था फोर्स अपवर्ड लग रही थी, अब डीसी पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। और यहां पर ए बी जो एंड था कॉइल का, वहां पर फोर्स जो थी वो डाउनवर्ड लग रही थी। जब 180 डिग्री रोटेट करवाया हमने, अब ए बी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यहां पर हमें पता चला करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ए बी की पहले डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अब ए बी पे डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। यहाँ पर
डीसी जो है यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड थी और यहाँ पर डीसी पे डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। टोटली जो है वो करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि आपको जो आउटपुट पे जो सिग्नल मिलता है करंट का, वो आपको अल्टरनेटिंग सिग्नल मिलता है। जो एसी जनरेटर है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है करंट की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है करंट की। अब इसको देखते हैं यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन बनती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसको लेते हैं तो ये आपके पास इस तरह से कुछ आया। और ये जो लाइंस है ना, ये जो स्लिप रिंग के अंदर ये जो लाइन गुजरी है कॉइल की, या ये जो वायर गुजरी है, ये बिल्कुल इस स्लिप रिंग के अंदर से गुजरी है। आप यूँ ना समझिएगा कि ये जो कॉइल है ये इसके साथ अटैच है। जहाँ पर अटैच है वहाँ पर मैंने ये इस तरह से इसको थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, गोल सा बनाया हुआ है अटैच करने के लिए। ये जो लाइन है ये इसके अंदर से गुजर रही है, इसको टच नहीं कर रही, बिल्कुल इसके अंदर से पास कर रही है। क्लियर? ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो करंट है वो इस तरह से नीचे आया और यहाँ से पास करते करते इधर आया और यहाँ पे आपको आउटपुट पे एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रिकल, और ये बल्ब ग्लो कर गया और आपके पास कुछ इस तरह से करंट का लूप बन गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, चूंकि मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगी एंड्स पे, तो अब यहाँ पर इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अब इसकी सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से हो गई है, इस तरह से हो गई है। ठीक है, तो अब ये देखा जाए, यहां पर क्लॉकवाइज मान रहा था तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी बन गई। तो यहां से भी हमें पता चला कि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। पहले उसकी डायरेक्शन कुछ थी, 180 डिग्री के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। अच्छा, यहां तक बड़ा सिंपल इसकी वर्किंग थी। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के ऊपर। बड़ी आसान इसकी डेरिवेशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, मैथमेटिक्स तो वैसे ही आसान होती है। अब हमने ये जो कॉइल्स के एंड है, 4 एंड बन रहे हैं ना, एक आपके पास DC एंड बन रहा है और एक आपके पास AB एंड बन रहा है और एक CB और एक DA। 2 पे तो हमने करंट को फाइंड कर लिया, करंट पे जो फोर्स लग रही है डायरेक्शन उसकी फाइंड कर ली। और ये जो दूसरे एंड हैं DA और CB, ये जो 2 एंड्स हैं ये बिल्कुल आप देखें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़े हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के जब ये पैरेलल पड़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा फ्लक्स मिनिमम होगा। जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो यहाँ पर जो इंड्यूस EMF है उसकी तादाद भी क्या होगी? मिनिमम होगी। यानी कि DA और CB यहाँ पर कोई भी करंट पैदा नहीं होने वाला, यहाँ पर फ्लक्स मिनिमम है। क्लियर? जस्ट आपके पास 2 जो इस कॉइल के एंड हैं DC और AB, यहाँ पर फ्लक्स जो है वो पैदा होगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। बस इनके अब जो EMF है वो हम लिखते हैं। EMF का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। EMF अगर हम पहले लिखते हैं EMF अक्रॉस AB एंड पे अगर आप EMF लिखें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? EMF का फॉर्मूला आपके पास VBL साइन थीटा, ये आपके पास EMF अक्रॉस AB आ गई। अभी इसमें डायरेक्शन जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, AB के क्रॉस आ गई और अब आप DC के क्रॉस भी लिख लें, उसकी भी यही आ जाएगी। अक्रॉस DC जो है वो भी क्या आ जाएगी? VBL साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अच्छा, और बाकी जो CB और DA एंड है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि करंट 0 होगी क्योंकि फ्लक्स जो है वो मिनिमम है। तो इसके अक्रॉस भी लिख लेते हैं, आपका EMF अक्रॉस CB इज इक्वल टू 0। ठीक है, और EMF अक्रॉस DA, EMF अक्रॉस DA ये भी आपके पास 0 आ गई। अच्छा, अब अगर आपने टोटल EMF निकालनी है या नेट EMF निकालनी है, आप इन सब को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल EMF आ जाएगी। तो इन सारों को ऐड कर देते हैं। टोटल EMF आप कैसे निकाल सकते हैं? इन सब को ऐड करके। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इन 0 0 तो यही रहेगा, बाकी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी दोनों सेम है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसको मैं चलें लिख लेता हूँ, VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन ऑफ थीटा। ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो आप इनको ऐड करके 2 VBL साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर तो बात थी सिंपल एक टर्न की,
ठीक है, सिंपल एक टर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके पास ये जो कॉइल है यहाँ पर एक ही टर्न है तो तब के उस वक्त के लिए ये फार्मूला तो वैलिड है। अगर n नंबर ऑफ टर्न के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आप n का इजाफा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n VBL साइन ऑफ थीटा, ये आ गया आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में। वो आपके पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस v की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इस वेलोसिटी के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या बन जाता है, 2n, v की जगह आपके पास r ओमेगा लिखेंगे, vn r ओमेगा, और bl साइन ऑफ थीटा। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2r और l को मैं जो है वो इकट्ठा करके पहले लिख लेता हूँ। 2r l पहले मैंने लिख लिया, बाकी आपके पास बच गया n ओमेगा b और साथ आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये देखें 2r, ये जो कॉइल का इस सेंटर से डिस्टेंस था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसका डिस्टेंस था, r प्लस आर 2r, ये इसकी विड्थ बनती है कॉइल की, ठीक है। r प्लस आर 2r इसकी क्या बनती है, इस कॉइल की विड्थ बन रही है। और इसकी जो कॉइल की लंबाई है वो आपके पास क्या है, 2r इसकी विड्थ होगी, ये इस कॉइल की जो लंबाई है वो आपके पास l है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, दैट इज एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, आपके पास एरिया होता है। तो ये आपके पास एरिया आ गया। तो इस सारे की जगह 2r इंटू एल, 2r जो है वो इस कॉइल की विड्थ है और l इसकी क्या है, इस कॉइल की लंबाई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं सिंपल विड्थ को पुट कर सकता हूँ, एरिया पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया आ गया, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं n ओमेगा b साइन ऑफ थीटा, यहाँ आप इसको जब हम पढ़ते थे तो इस चीज़ को हमने याद रखने के लिए ऐसे कुछ लिखा था, इमोशनल EMF इज इक्वल टू मोशनल EMF इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। साइन थीटा को हमने नवाब बना दिया था, ठीक है, ताकि याद रहे। तो याद रखने के लिए आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम अगर हम EMF की बात करें, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम के लिए ये जो साइन थीटा है आपको पता है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम के लिए साइन थीटा आपके पास 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको यहाँ पर नॉट का सिंबल आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नवाब जो है आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम के लिए आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है इसको हम अगर पुट करें इसके ऊपर, यहाँ पर अगर पुट करें, यहाँ पर आप पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और इसको हम पुट करने लगे हैं, ये जो नवाब है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको अगर पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस नवाब की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, और साथ इसके आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया, दैट इज इंड्यूस EMF का मैक्सिमम EMF के साथ ये रिलेशनशिप आ गया, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने चूंकि ये सारा जो काम है सर्कल के अंदर हो रहा है, रोटेशन की फॉर्म में हो रहा है, तो आपने थीटा को पढ़ा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, वो आपके पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो इस थीटा की जगह सिंपल आपने ओमेगा टी को पुट कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा, इस साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा ओमेगा टी। क्लियर जी। अच्छा, ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम EMF की फॉर्म में आपके पास जो है रिजल्ट आ गया। आप यहाँ से करंट भी फाइंड कर सकते हैं, EMF की फॉर्म में जो रिजल्ट आया उसको आप जो है वो इस तरह से नोट कर लें। और उसके बाद अब आ रहे हैं हम करंट की तरफ। करंट का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ से,
ये होता है। ये जो आपने EMF की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पर सिंपल पुट कर दें, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके पास आ गया ओवर डिवाइडेड बाय R। इसके अंदर सिंपल एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक हो गया। अब बच्चे ये अगर आप देखें, ये आपके पास जो है ये पोटेंशियल है तो EMF जो होता है वो पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल ओवर R। ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। ये मैक्सिमम EMF है, मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाय R है, तो यहाँ पर जो करंट भी आएगी वो भी क्या आएगी, I नॉट मैक्सिमम आएगी। यहाँ आप यूँ याद रख लें, म्यू नॉट है या एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है तो जो करंट यहाँ से जो हमारे पास करंट आनी है वो भी I नॉट आएगी। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास करंट की फॉर्म में आ गया, ऊपर आपने EMF की फॉर्म में निकाला, ये आपके पास इंड्यूस करंट है और ये आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस करंट का रिलेशनशिप आ गया। इंड्यूस करंट का मैक्सिमम इंड्यूस करंट के साथ रिलेशन, और यहाँ पर इंड्यूस EMF का मैक्सिमम इंड्यूस EMF के साथ आपका रिलेशनशिप आ गया। इन ये वाली चीज़ इसको भी मैं कर देता हूँ बॉक्स, ये और ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सी फिगर है, उस पे आते हैं। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी मैथमेटिक्स का और ये सारा, ओके। उसके बाद एक सिंपल सा ये है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के, इस फिगर को, बहुत कोई खौफनाक सी ये फिगर है। ये कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये आपके पास रिलेशनशिप आया था ना पीछे, आई इंड्यूस करंट का और मैक्सिमम इंड्यूस करंट के साथ। आपने चूंकि यहाँ पर रोटेशन की बात हुई है, यहाँ पर अगर ओमेगा जो है इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर आप लिखें, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। यहाँ पर सिंपल अगर आप ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट करें तो ये आपके पास 2πft ओमेगा की जगह आ गया और साथ t जो है वो वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लें, इस ग्राफ को, कि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है ये साइनोसाइडल वेव इसका बनता है। तो ये बस इसको, ये इसकी 3-4 जो फिगर्स सामने आपके बनी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपकी जो है इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इनिशियली आपकी जो कॉइल है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। आपने इस तरफ मूव किया, इस तरफ कॉइल को ऐसे मूव किया, V का और B का एंगल जो है वो आपस में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ये पैरेलल है। B भी इस तरफ है और V भी इस तरफ है, एक दूसरे के साथ ये B का एंगल क्या बन रहा है, V और B का थीटा 0 है। तो यहाँ पर जो मोशनल EMF का जो फार्मूला है उसके अंदर 0 पुट करें तो आपके पास 0 आ गया। दूसरा सेकंड फेज, अब 90 डिग्री आपने रोटेट करवा दिया, ऐसे था ऐसे हो गया अब, ठीक है। अब ऐसे है 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो अब यहाँ से अगर आप देखें वेलोसिटी अंदर की तरफ है और फील्ड इस तरफ है। वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी, फील्ड इस तरफ होगी, आपस में एंगल इनका थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 90 पुट करें 1 आ गया, क्लियर। उसके बाद ऐसे था 90 डिग्री हुआ, ऐसे अब आ गया, अब ये क्या हो गया 90 + 90 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री पे अगर आप देखें जो वेलोसिटी इस तरफ होगी और फील्ड भी इस तरफ होगी, दोनों एक दूसरे के साथ फिर अगेन जो है वो एंटी पैरेलल हो गए, तो थीटा जो है वो 90 + 90 180 डिग्री हो गया। यहां पर 180 डिग्री पुट कर दें तो 0 आ गया, ठीक है। अब अगेन जो है वो ये सिचुएशन बन गई अगेन, ठीक है। ऐसे स्टार्ट किया था ना आपने, इस तरह से ऐसे स्टार्ट किया 90 180, अब ये सिचुएशन बन गई 270। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो अगेन वही सीन होगा, यहाँ वाला ये वाला सिस्टम होगा। फोर्स इस तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। जब थीटा 270 पुट करेंगे तो साइन थीटा जो है वो -1 आता है, तो यहाँ पर एक -1 में भी -1 जो है ये आपको बता रहा है करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पर +1 था और यहाँ पर -1 आया, तो ये जो +1 पे डायरेक्शन करंट की कुछ है और -1 पे उसकी डायरेक्शन रिवर्स है। करंट जरूर मौजूद है लेकिन उसकी डायरेक्शन माइनस साइन बता रहा है कि रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जब आप 360 पुट करेंगे, 360 भी जो है ऑलमोस्ट 0 आएगा, तो वो वाली फिगर मैंने नहीं बनाई। तो बस ये चीज़ आप, बस इतनी फिगर्स भी काफ़ी हैं, आप इसको बेशक पूरा ना करें। अगर 360 वाला भी एक फिगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, ये आपका एक जो कंप्लीट जो वेव साइकिल है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बेशक वो भी आप साथ बना लें, ठीक है। उसके अंदर आपने सिंपल 360 पुट करना है 2 पाई पे, साइन 360 जो है वो 0 होता है, तो वहाँ पर भी 0 आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास ये साइनोसाइडल वेव आ गई। यहाँ पर एसी जनरेटर को करते हैं ख़त्म। तो कोई भी सवाल हो आप मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।